कौन सा विटामिन? डी। तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है? एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है? सी। सही है क्या? बैठ जाओ, वेरी गुड। लास्ट वाले सर। विटामिन ए क्या हो गया? आया नहीं था तो क्या करें इसका? तो आप बता के नहीं गए वरना मैं घर पे आ जाता। आप बता के नहीं गए वरना मैं घर पे आ जाता। चलो बैठ जाओ सर। रासायनिक नाम विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके लेवल के हैं, इसलिए आपको याद रखने ही रखने। ठीक है। भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के अंदर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, वसा के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट पोषक तत्व कौन सा है? अगर इन 6 के अंदर पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व कौन सा है तो हेडिंग डालोगे पानी। बिना बोले। पानी लिखो। सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व। देखो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व। सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व। सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व लिखो पानी। कौन सा है? पानी। पानी क्या क्या काम करता है? कार्य की अगर बात करते हैं, कोशिका को प्रत्यास्था प्रदान करता है। विलायक की तरह कार्य करता है। विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण। स्नेहक के रूप में। ल्यूब्रिकेंट के रूप में। कोशिका को प्रत्यास्था प्रदान करने के लिए कोशिका द्रव्य का बहुत बड़ा योगदान होता है और कोशिका द्रव्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी टिश्यू रहते हैं वो किसके अंदर घुल के रहते हैं? पानी। बेसिकली घुल के रहते हैं ब्लड के अंदर पोषक तत्व, ऑक्सीजन वगैरह, और ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या होता है? पानी। इसके अलावा विभिन्न पदार्थों के परिसंचरण करने के लिए आपके पास में रक्त है, और रक्त के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? और लुब्रिकेशन की अगर बात करते हैं तो चिकनाई प्रदान करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है साइनोवियल जॉइंट के अंदर, और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा क्या होता है? यह है विभिन्न पानी के कार्य। लिखो ऐसे कैसे। ठीक है।
कुछ लिखवाने था, कुछ ना कुछ लिखवाना था, इसलिए लिखवा दिया बस मैंने। कोई नहीं पूछता तुम्हारे से। पूछा जाता है हमारे से विभिन्न पशुओं को पानी की आवश्यकता पर डे कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हेडिंग डालो, विभिन्न पशुओं को पानी की आवश्यकता। विभिन्न पशुओं में पानी की आवश्यकता। विभिन्न पशुओं में पानी की आवश्यकता। आवश्यकता की अगर बात करते हैं, इन जनरल बीफ कैटल और डेयरी कैटल। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? तो बीफ कैटल वो होगी जिसको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, और डेयरी कैटल वो जिसको दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। बीफ कैटल की अगर बात करते हैं तो बीफ कैटल को 22 से 66 लीटर पर डे पानी की आवश्यकता होती है। कितने? डेयरी कैटल की अगर बात करते हैं तो अगर ये ड्राई है तो 38 लीटर, और अगर दूध दे रही है तो 110 लीटर पानी की पर डे आवश्यकता होती है। घोड़े जी की अगर बात करते हैं तो घोड़े जी के अंदर ये आवश्यकता आती है 30 से 45 लीटर पर डे। शीप गोट की अगर बात करते हैं तो शीप गोट के अंदर ये आती है 5 से 15 लीटर पर डे। इतने पानी की आवश्यकता होती है। लिखो। पिक के अंदर 1 से 5 लीटर। लिख लिया? ये अपन ने लिखा है, फिजियोलॉजी के अंदर भी लिखोगे आप ही। ज्यादा करेक्ट फिजियोलॉजी वाला मानना। ये तो अपन ने न्यूट्रिशन के हिसाब से लिख दिया है, लेकिन अगर पानी की आवश्यकता का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो फिजियोलॉजी के अंदर से पूछा जाएगा, तो उनका ज्यादा सही मानना है ना। दोनों के ऑप्शन एक जैसे कभी नहीं मिलेंगे आपको, तो दोनों में से जो मिल जाए वो सही मान लेना। ठीक है ना। न्यूट्रिशन के अंदर से पानी की आवश्यकता के बारे में क्वेश्चन बुक्स में दे रखा है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम के अंदर हमारे पूछा जाता है कि विभिन्न पदार्थों के अंदर पानी की मात्रा कितने परसेंट होती है। जैसे हरे चारे के अंदर कितनी होती है, स्ट्रा में कितनी है, साइलेज में कितनी है में कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हेडिंग डालोगे, विभिन्न पदार्थों में पानी की मात्रा या नमी की मात्रा। विभिन्न पदार्थों में पानी की मात्रा। पानी के ब्रैकेट में नमी भी लिखना। नमी की मात्रा। पहले तो वो सुनो जो पूछा जाता है आपसे। पत्ती युक्त मांसल चारा अगर बात करते हैं तो 80% नमी पाई जाती है। अगर बात करते हैं हरी घास की, 75% नमी पाई जाती है। अगर बात करते हैं इसके अलावा मोटे तने युक्त फसलें,
जैसे कि ज्वार हो गई, मक्का हो गई, बाजरा हो गया, इसके अंदर पाया जाता है 70% नमी। इसके अलावा अगर बात करते हैं चौथे नंबर पे साइलेज की, साइलेज के अंदर पाई जाती है 65 से 70% नमी। कितना परसेंट? एक आप बीच के अंदर हेलेज और पढ़ोगे, होता क्या है उसकी बात अपन बाद में करेंगे। 40 से 50% नमी इसके अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं हेक की, हेक के अंदर नमी की मात्रा 12 से 14% रहेगी। अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा की, अगर बात करते हैं कंसंट्रेट की, कंसंट्रेट, इन दोनों के अंदर नमी की मात्रा कितने परसेंट रहेगी? 10% रहेगी। ठीक है, हे और एक्स्ट्रा आपके लिए नमी की मात्रा के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है कि हे के अंदर और साइलेज के अंदर नमी की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल के अंदर पानी का एस्टिमेशन किया गया था हॉट एयर ओवन के द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए रखकर। ठीक है, आप मान लो हरी घास खिला रहे हो, 100 किलो हरी घास खिला रहे हो, 100 किलो तो क्या ही खाएगी, 1 किलो हरी घास खिला रहे हो, तो उसके अंदर नमी कितनी है, यानी पानी कितना है, 750 ग्राम 1 किलो के अंदर से अगर देखा जाए तो। ओरिजिनल के अंदर ड्राई मैटर तो कितना है उसके पास में, 25%, 250 ग्राम है। तो अगर आप 10 किलो हरी घास खिला रहे हो तो ओरिजिनल के अंदर वो खा कितना रहा है, 250 ग्राम ही खा रहा है। तो इसलिए जब अपन एस्टिमेशन की बात करते हैं कि किसको कितना खिलाना चाहिए, तो वो बात करते हैं अपन ड्राई मैटर बेसिस पे, और ड्राई मैटर निकाला जाता है इस नमी की मात्रा को 100 के अंदर से माइनस करके। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसी बेस पे की जाएगी कि नमी की मात्रा कितनी है तो ड्राई मैटर कितना है। यहाँ पर नमी की मात्रा 10%, तो ड्राई मैटर कितना है, 90। ठीक है ना, तो 90% ड्राई मैटर है, यानी कि इसको खिलाने पर पशु का पेट भरेगा। पानी अगर हमारे को अलग से ही पिलाना है तो हम पिलाने के लिए पहले मात्राएं लिख चुके हैं, बाल्टी भर भर के पिला देंगे, चारे के साथ पानी की कैलकुलेशन कभी भी नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी पूछा जाता है आपसे, इसके अलावा पूछा जाता है भ्रूण के अंदर पानी की मात्रा कितनी रहती है, जन्म के समय कितनी रहती है, 75 से 80%। यौनावस्था के समय कितनी रहती है, 50 से 60%। गाय के अंदर और मनुष्य के अंदर अगर बात करते हैं, इनके अंदर 59% पानी पाया जाता है। अगर बात करते हैं मुर्गी जी की, मुर्गी जी के अंदर 56% पानी पाया जाता है। अगर बात करते हैं भेड़ जी की, तो भेड़ के अंदर 60% पानी पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट पानी पाया जाता है, 90 से 92% क्या पाया जाता है, पानी। पानी की ही अगर बात करते हैं, 10% से ज्यादा कमी होने पर, कमी होने पर आपको हो जाएगा डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। और अगर 20% से अधिक कमी हो जाएगी तो महाराज मृत्यु हो जाएगी। ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। लिखो, बिना बोले। मसल्स के अंदर 72 से 78%। सर पिग में हमारे सर ने तो 24 से 36 लीटर बता रखा है, मैंने क्या कहा कि फिजियोलॉजी वाले बता रखे हैं वो सही है, ये तो न्यूट्रिशन वाला लिख लिया अपने। बेसिकली डायरेक्ट पानी की मात्रा का एस्टिमेशन हम करते नहीं है पशुओं के अंदर। पशुओं के अंदर ड्राई मैटर बेसिस पे कितना चारा खिला रहे हो उसके आधार पर पानी की मात्रा को एस्टिमेशन किया जाता है। गाय को अगर 1 किलो ड्राई मैटर खिला रहे हो तो उस केस के अंदर 3 से 5 किलो तक, 5 लीटर तक पानी पिलाना पड़ेगा। तो आप खा कितना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको पानी कितना चाहिए।
डिहाइड्रेशन और डेथ नोट डाल के लिखोगे। 10% से अधिक कमी होने पर डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, और 20% से अधिक पानी की कमी होने पर डेथ या मृत्यु हो सकती है। सर्जरी पढ़ ली ना आपने? कितने प्रतिशत से ज्यादा रक्त की कमी होने पर शौक में आएगा? ब्लड में कितने प्रतिशत से अधिक कमी होने पर? 25%। एक्स्ट्रा और कंसंट्रेट दोनों के अंदर नमी की मात्रा 10% है। एक्स्ट्रा यानी कि तूड़ा, कंसंट्रेट यानी कि दाना, दोनों के अंदर नमी की मात्रा कितने परसेंट है? क्या हो गया सर? ऊपर कर दिया, नीचे कर देंगे अभी। सर एलएच में 45 से 55 या 40 से 50? 40 से 50। ए और साइलेज का याद रखना, एक के अंदर 12 से 14% और साइलेज में 65 से 77%। यहां पर हमारे भोजन के पोषक, प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। खत्म। दिक्कत यहां तक किसी को? एक क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अंदर से आएगा, एक क्वेश्चन विटामिन का और एक क्वेश्चन मिनरल का। 3 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन लिखो, विभिन्न पशुओं में आहार का निर्धारण या पशुओं में आहार का निर्धारण। नया टॉपिक है ये, है ना? पशुओं में आहार का निर्धारण, पशुओं में आहार का निर्धारण। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, खत्म। उसके बाद में बात कर रहे हैं पशुओं में आहार का निर्धारण, कि पशुओं को क्या क्या कितना कितना खिलाना चाहिए, उसकी बातें करेंगे अपन। पशुओं में आहार का निर्धारण,
पशुओं को चारा और दाना खिलाते हैं, यही है। पानी अलग से पिला देंगे, कितना पिलाना है ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। दाना जो खिलाते हो वो दाना दो प्रकार का होता है, हरा दाना और सूखा दाना। होता है कैसा? वो तो सूखा ही होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन चारा दो प्रकार का होता है, हरा चारा और दोनों खिलाते हैं। अगर हरा चारा अवेलेबल है तो हरा चारा भी खिलाएंगे, अगर नहीं है तो फिर सूखा चारा ही खिलाएंगे, ठीक है। पशुओं को जितने भी आहार की आवश्यकता होती है उस आहार का 2/3 भाग तो हम खिलाते हैं चारा या रफेज। क्या खिलाते हैं? रफेज या चारा। और 1/3 भाग जो बच गया है उस खिलाते हैं अपन दाना या कंसंट्रेट, ठीक है। तो सिंपली अगर मान लो कि अगर आपको 30 किलो की जरूरत है, आपको डेली 24 घंटे के अंदर 30 किलो की आवश्यकता है किसी पशु को, तो उसके अंदर से 10 किलो तो आपको दाना खिलाना है और 20 किलो आपको क्या खिलाना है? चारा खिलाना, ठीक है। इस 2/3 का 2/3 भाग तो आप खिलाओगे सूखा चारा और बाकी बचा हुआ 1/3 भाग वो खिलाओगे आप हरा चारा। कौन सा चारा? हरा चारा। तो जितना सूखा चारा है आपके पास में, कैलकुलेशन के अंदर आ गया, मान लो 20 किलो हरा चारा सूखा चारा चारा खिलाना आपने को, उस 20 का 2/3 भाग यानी कि लगभग 13 किलो के आसपास तो आप क्या खिलाओगे? सूखा चारा। और बाकी जो 7 किलो है वो क्या खिलाओगे? हरा चारा। और वो जो हरा चारा खिलाओगे वो 7 किलो हरा चारा नहीं है, वो 7 किलो उस हरे चारे का शुष्क पदार्थ है। ड्राई मैटर कितना है उसके अंदर से, ठीक है। अब हरा चारा दो प्रकार का हो सकता है, दलहनी और अदलहनी फसलों के नाम सुने? लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस फॉडर। अगर ये हरे चारे के अंदर दलहनी फॉडर ज्यादा है, अगर हरा चारा दलहनी लेग्यूमिनस है तो किस कंडीशन के अंदर? हरा चारा कैसा है? दलहनी। उस केस के अंदर 3/4 भाग तो खिलाएंगे सूखा चारा और 1/4 भाग खिलाएंगे हरा चारा। कौन सा चारा? हरा चारा। मात्रा को कम किया है क्योंकि दलहनी हरे चारे से ब्लोट, जिसको आप आफरा भी बोलते हो, आ जाता है। परसेंटेज बेस पे अगर बात करें, मान लो, है ना, परसेंटेज बेस पे 2/3 भाग का मतलब हो गया कि 66.66%। 1/3 का भाग मतलब हो गया 33.33%। 3/4 का मतलब 75% होता है और 1/4 का मतलब, मैथ्स आपको बहुत अच्छी आती, ठीक है ना। देखो, जब आपके पास में नॉर्मल हरा चारा था तब तो आपने कितना परसेंट खिलाया? 33%। और जब आपके पास में दलहनी चारा आया हरा वाला तो आपने कितना परसेंट खिलाया? परसेंटेज को क्या किया? कम। वो परसेंटेज को कम इसलिए इसलिए किया क्योंकि दलहनी हरा चारा अगर आप अधिक मात्रा में खिलाओगे तो पशु के अंदर आफरा आने की संभावना बढ़ जाती है। आप चाहते हो कि पशु को आफरा है? नहीं चाहते। उस केस के अंदर इस मात्रा को 33% से घटाकर कितना परसेंट कर देंगे? 1/3 से कितना भाग कर देंगे? 1/4 भाग। तो पशु को जो भी आहार हम खिलाते हैं ये थंब रूल फॉलो करते हैं कि आहार का 2/3 भाग तो क्या होना चाहिए और 1/3 भाग। लास्ट टाइम जो सुपरवाइजर की एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था कि कितने भाग तो चारा है, कितने भाग दाना। इस चारे का भी 2/3 भाग तो सूखा चारा होना चाहिए, 1/3 भाग हरा चारा। और अगर ये हरा चारा लेग्यूमिनस है, दलहनी है, तो उस केस के अंदर 3/4 भाग तो सूखा चारा और 1/4 भाग हरा चारा। क्यों? क्योंकि दलहनी हरा चारा खिलाने पर पशु में क्या आ जाता है? आफरा आ जाता है, ठीक है। चारा पेट भरने का काम करेगा, दाना एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करेगा, लेकिन खनिज लवणों की कमी इसके अंदर फिर भी रहेगी। खनिज लवणों की कमी को दूर करने के लिए, किसकी कमी को दूर करने के लिए? खनिज लवणों की कमी को दूर करने के लिए
के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज लवण और 30 से 40 ग्राम नमक पशुओं को देते हैं। जितने भी बातें कर रही हैं ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं गाय भैंस के लिए। किसके लिए? गाय भैंस के लिए। तो खनिज लवणों की कमी को दूर करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा इस चारे और दाने के साथ में मिनरल मिक्सचर को। और मिनरल मिक्सचर कितने ग्राम दोगे? 50 से 60 ग्राम। और साथ ही साथ क्या मिलाओगे? नमक। इससे खनिज लवणों की कमी भी दूर हो जाएगी। क्लियर? भाग याद रखोगे, 2/3 भाग कौन सा, 1/3 भाग कौन सा है, 3/4 भाग कौन सा है, 1/4 भाग कौन सा है, 3/4 1/4 भाग क्यों आया, इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। दिक्कत? वापिस से सुन लो, इंपॉर्टेंट है। टोटल आहार की जो कैलकुलेशन की जाती है, इस टोटल आहार का 2/3 भाग तो चारा खिलाते हैं। बोलो सर। डेमो के लिए ऊपर जाओ सर, तीसरी मंजिल। हाँ, इससे ऊपर और इससे भी ऊपर। कहाँ भेजा उन्होंने? ऑफिस वालों ने? पूछ के आओ एक बार। जितने भी कैलकुलेशन की जाती है आहार बेस पे, आहार मतलब 24 घंटे के अंदर खिलाना है, तो 24 घंटे के अंदर जितना भी खिलाना है उसका 2/3 भाग तो आपको क्या देना है, और 1/3 भाग जो चारा दे रहे हो वो दो प्रकार से दिया जाएगा, हरा चारा और सूखा चारा। कितना भाग? और 1/3 भाग। सूखे चारे की मात्रा ज्यादा है, हरे चारे की मात्रा कम है। मात्रा कम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है। अगर हरा चारा दलहनी है तो उस केस के अंदर सूखा चारा कितना और हरा चारा कितना, और ज्यादा मात्रा में दलहनी चारा खिलाने पर क्या हो जाता है? आफरा। खनिज लवणों की कमी को दूर करने के लिए कितना ग्राम नमक? अरे नमक पूछा था। और खनिज लवण प्रतिशत बेस पे अगर बात करते हैं तो 2% खनिज लवण और 1% नमक पशुओं को खिलाया जाता है। दिक्कत? बिना बोले। पुष्पेंद्र जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आरबीसी में केंद्रक तो होता नहीं तो विभाजन कैसे होता है? आरबीसी के अंदर जो विभाजन हो जाता है वो पहले ही हो चुके होते हैं। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसका मतलब है कि मेच्योर आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। शुरुआत के अंदर तो केंद्रक रहता है। क्या क्या समझा नहीं? नहीं नहीं, आहार का। हाँ हाँ। बनवारी जी 4 बार मीणा कह रहे हैं सर, और बताओ। और सब बढ़िया? नहीं सही में उसने 4 बार मीणा लिख रहा, बनवारी मीणा 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 मीणा, इसलिए बोल दिया 4 बार मीणा। एक बार में भी आ गया था समझ में मेरे को। बटन बंद करो सर।
सर रिपीट करो, लिखो एक बार, फिर रिपीट करते हैं एक बार और। पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं कि सर कैमल ब्राउजर एनिमल है या ग्रेजर है? ग्रेजिंग का मतलब होता है चढ़ना, है ना? तो जो जमीन पे चढ़ते हैं ना, गर्दन को नीचे करके घास खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। लेकिन अगर पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह खा रहे हैं गर्दन ऊपर करके, इसको बोलते हैं ब्राउजिंग। तो ऊंट को कभी घास खाते हुए देखा नीचे? क्योंकि ऊंट रहता है रेगिस्तान के अंदर जहां पर घास तो उगती नहीं, तो उस केस के अंदर वो जाता है पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की पत्तियां वगैरह खाता है, इसलिए वो ब्राउजर की श्रेणी में आता है। क्या हो गया सर? दिख नहीं रहा? लिख लिया? वापस से सुनो। इस आहार की मात्रा का कैलकुलेशन अपन अलग से करेंगे। अपन करेंगे मेंटेनेंस राशन 100 किलो शरीर भार पर इतना देते हैं, फिर प्रोडक्शन राशन की इतना दूध दे रही है तो इतना देते हैं, टोटल कैलकुलेशन करेंगे आहार की, भाई इतना देना चाहिए। जितना देना चाहिए उसका 2/3 भाग तो क्या दोगे, और 1/3 भाग दाना। जो चारा है या तो सूखा हो सकता है या हरा हो सकता है। अगर दोनों अवेलेबल हैं तो हमारे पास में 2/3 भाग तो और 1/3 भाग। मान लो हरा चारा है ही नहीं अपने पास में, तो ये पूरा का पूरा क्या देंगे, सूखा चारा ही दे देंगे अपन, ठीक है। लेकिन अगर हरा चारा अवेलेबल है और अगर वो दलहनी है, रिजका बरसीम है, उस केस के अंदर अधिक मात्रा में रिजका बरसीम खिलाने से पशु में आफरा आ जाता है। रिजका बरसीम के अंदर सेपोनिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लोट होता है। हानिकारक प्राकृतिक तत्व आगे पढ़ेंगे अपन, उसकी वजह से आफरा आ जाता है। तो आफरे से बचाने के लिए इस क्वांटिटी को कम किया जाता है। यहाँ पर 1/3 भाग हरा चारा है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 1/4 भाग। और 1/4 भाग अगर हरा चारा दोगे तो 3/4 भाग क्या देना पड़ेगा। तो सूखे चारे की मात्रा को तो बढ़ाएंगे और हरे चारे की मात्रा को घटाएंगे। क्योंकि चारे और दाने के अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं, तो खनिज लवणों की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर देंगे और 30 से 40 ग्राम नमक देंगे। दिक्कत यहां तक? नहीं सर। देखो उधर दो टर्म आती है, एक आती है स्टीमिंग अप, एक टर्म आती है फ्लशिंग। स्टीमिंग अप इसको बोलते हैं फ्लशिंग। फर्क समझो दोनों के अंदर। पहला क्वेश्चन, स्टीमिंग अप किसको देते हैं, फ्लशिंग किसको देते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टीमिंग अप के लिए आपको अतिरिक्त दाना देना पड़ेगा और फ्लशिंग के लिए भी अतिरिक्त दाना देना पड़ेगा। अतिरिक्त दाना जो गाय को दोगे उसको तो क्या बोलेंगे, स्टीमिंग अप, और भेड़ को दोगे उसको। दूसरा क्वेश्चन, कब देते हैं, ब्याने या प्रसव से पहले। इसे कब देते हैं, प्रजनन काल शुरू होने से पहले। किससे पहले, प्रजनन काल। आपको पता है कि भेड़ बकरियां ग्रुप के अंदर एक साथ ही हीट के अंदर आती है, तो जब इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है, जब इनके अंदर अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन होना वाला होता है, उससे पहले हम अतिरिक्त दाना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लशिंग। गाय को हम ब्याने से पहले अतिरिक्त दाना देते हैं, जिसको बोलते हैं। पहले का मतलब कितने पहले, 6 सप्ताह पहले। पहले से मतलब कितना पहले, 3 से 4 सप्ताह पहले। क्या देते हैं, अतिरिक्त दाना। क्या देते हैं, यहां पर भी क्या देंगे, अतिरिक्त दाना। पूछा जाता है हमारे से, भाई कितना देते हो,
अगर गाय है या हीफर है उसको देंगे 1 किलो दाना, और अगर भैंस है इसको देंगे 1.5 किलो दाना। कितने किलो दाना? और यहां पर अतिरिक्त दाना होगा 200 से 250 ग्राम। कितना? ठीक है। हर एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टीमिंग अप किसके अंदर करते हैं, फ्लशिंग किस में करते हैं, स्टीमिंग अप कब करते हैं, फ्लशिंग कब करते हैं, स्टीमिंग अप के अंदर अतिरिक्त दाना कितना दिया जाता है, फ्लशिंग के अंदर अतिरिक्त दाना कितना दिया जाता है। ठीक है, दे तो दिया, फायदा क्या है इससे? फायदे की बात करते हैं। अगर ये दाना आप दोगे पशु को तो उस केस के अंदर लाभ, दूध उत्पादन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? दूध उत्पादन बढ़ जाता है। जो पशु पिछले ब्यात के अंदर हमारे को 8 महीने दूध दिया है वो कम से कम 9 साढ़े 9 महीने तक दूध देगा। ठीक है, दूध काल बढ़ जाता है। वसा प्रतिशत बढ़ जाती है। और इसके अलावा उपापचय रोग होने की संभावना कम हो जाती है। मेटाबॉलिक डिजीज, कीटोसिस का नाम सुना? किसकी कमी से? ग्लूकोज की कमी से स्पेशली बात करें, ग्लूकोज आता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो उस केस के अंदर मेटाबॉलिक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी अगर ये अतिरिक्त दाना दोगे आप। इसके अंदर स्टार्च है सबसे ज्यादा दाने के अंदर, और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उस केस के अंदर इसके अंदर उपापचय रोग होने की संभावना कम हो जाएगी। तो इतने फायदे हमारे पास में, दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, 5 किलो देने वाली 6 किलो दूध देने लग जाएगी, दूध काल बढ़ जाएगा, 8 की जगह 9 साढ़े 9 महीने तक दूध देगी, वसा प्रतिशत बढ़ जाएगा, अगर 4% फैट होगी तो वो 4.5 के आसपास आ जाएगा, और साथ ही साथ मेटाबॉलिक डिजीज होने की संभावना भी कम हो जाएगी। कितना दाना देने से? गाय और हीफर को 1 किलो दाना और भैंस को 1.5 किलो। हीफर से मतलब मेरा उस गाय या भैंस है जो एक बार भी ब्याई नहीं है ना, उसको हीफर बोलते हैं अपन। तो गाय को प्रसव से पहले या ब्याने से पहले अतिरिक्त दाना दूध दिया जाता है, उसको तो क्या बोलते हैं? स्टीमिंग अप। और भेड़ को प्रजनन काल शुरू होने से पहले दिया जाने वाला अतिरिक्त दाना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फ्लशिंग। लाभ की बात यहां पर भी करते हैं। लाभ, लाभ यह है इससे ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग बढ़ जाता है, जिससे लैम्बिंग रेट 10 से 20% बढ़ जाती है। ओवुलेशन या अंडा, नॉर्मली अगर बात करते हैं तो जब पशु हमारा हीट के अंदर आता है तो उस टाइम पे स्ट्रेस फेज के अंदर अंडा निकलता है, और उस टाइम में हमारा पशु हीट के अंदर आता है, उसी को ब्रीडिंग सीजन बोलते हैं अपन। ठीक है, नॉर्मली एक अंडा निकलेगा तो शुक्राणु कितने ही पहुंचे, एक अंडा ही फर्टिलाइज होगा, एक बच्चा ही पैदा होगा, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मान लो आपने थोड़ा सा अतिरिक्त दाना दे दिया यार, एक की जगह 2 अंडे निकल गए, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे भी कितने आएंगे? 2। ट्विंस, जुड़वा। भेड़ बकरियों के अंदर देखे होंगे आपने, ट्विंस जुड़वा ज्यादा होते हैं। तो भेड़ के अंदर जो प्रसव की क्रिया होती है, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं लैम्ब, और उस लैम्ब के होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और इसकी जो दर होगी, रेट होगी, वो कितने % बढ़ जाएगी? और आपको पता है कि भेड़ के अंदर उनकी संख्या ही उनका पैसा है ना। एक भेड़ की कीमत अगर 10,000 रुपए मानते हो, और एक रेवड़ के अंदर अगर 100 भेड़े चल रहे हैं, तो 10 लाख रुपए तो रोड पे लेके घूम रहा है ना, और आप जेब में 500 का नोट लेके खुश हो रहे हो, है ना। तो अगर संख्या बढ़ेगी तो यानी कि उसका इकोनॉमिक लेवल भी बढ़ेगा। इसकी वजह से हमारे को क्या देना चाहिए? फ्लशिंग। तो भेड़ों को प्रजनन काल शुरू होने से पहले दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है, दाना के फ्लशिंग कहलाता है। अंडोत्सर्ग को बढ़ाएगा, ये ओवुलेशन को बढ़ाएगा। अंडोत्सर्ग बढ़ेंगे तो बच्चे पैदा होने की दर भी बढ़ जाएगी। एक तो जस्ट इमेजिन करो कि 100 भेड़ों से 100 बच्चे पैदा होते हैं, और उन्हीं 100 भेड़ों से अगर 120 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 20 बच्चों का तो फायदा ही है। उन 20 बच्चों को बेच के हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। सर स्टीमिंग अब राशन शीप में नहीं दे सकते क्या? देके देखा था मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए नहीं दिया। क्योंकि ना तो मेरे को भेड़ से दूध चाहिए था,
ना मेरे को भेड़ से उपापचय रोग चाहिए था। अरे भेड़ से दूध उत्पादन करते हो क्या? फिर कैसे दे दोगे स्टीमिंग अप? है ना? लैक्टेशन टिटनी मेयर में ही होती है, घोड़े में नहीं होती। सर ऑप्शन में केटल और शिप दोनों ही दे रखे हो, तो स्टीमिंग अप राशन में किसको सही करें? मैंने दोनों लिखे हैं क्या यहाँ पर? किसको सही करोगे? अरे विश्वास रखो थोड़ा सा मेरे को, तुम्हारे को गलत नहीं लिखाऊंगा मैं, है ना? अरे नहीं है इनको, नहीं है लाइव वालों को नहीं है। इनको क्या है, किताबों पे ऊपर ज्यादा विश्वास। किताब वालों को तो ये भगवान मानते रहे, हमारे को मास्टर। बिना बोले। गेट बंद करना है। क्या हो गया? क्या हुआ सर? काय करो जो? ढूंढाड़ी के अंदर ऐसे बोलते हैं, जयपुर वाले जो लोकल है ना ढूंढाड़ी, उसके अंदर ऐसे बोल रहे हैं। काय कर रहे हो? छह छह लगाते हैं हमारे। और तो वाले इतने ज्यादा नहीं लगाते जितने जयपुर वाले लगाते, है ना? कट्ठे बट्टे भी आते हैं मेरे को। ये अशान बशान कहाँ पे करते हैं? दोसा साइड में ना, टोंक साइड में। अशान बशान। लिखो लिखो रे ले, लिखो रे, पसीने आ रहा है वैसे। सर गलती हमारी भी नहीं है, हमने शीप पढ़ाया था सर। किताबों के अंदर कुछ भी पढ़ लिया हो, कॉलेज के अंदर कुछ भी पढ़ लिया हो, कंपटीशन की बातें हैं, कंपटीशन के अंदर आपको सही पढ़ना है, और सही वही है जो हम लिखा रहे हैं आपको।
क्यों? तो ज्यादा खिलाने से ज्यादा बड़ा बच्चा पैदा थोड़ी होता है। क्लचिंग हमने सिर्फ संख्या को बढ़ाने के लिए दिया है। ना ऐसा कुछ नहीं होता, जितना नॉर्मली होता है। लिख लिया? तुम्हारे को अच्छा लगता ही नहीं कि मैं मुस्कुराता हुआ देखूं तुम्हारे को। सच्चे मैंने तुम्हारे को पसंद ही नहीं, मेरी स्माइल ही पसंद नहीं है तुम्हारे को, इसीलिए तो इतना बोल देता हूँ ना तुम। लिख लिया? है ना, पहले इतनी गर्मी हो रही है और तुम और गर्म मत करो मेरे को, है ना, बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हारे को। शांति से बैठो। क्या? बकरी के अंदर देते तो सर मैं बकरी लिखता ना, वहां पर भेड़ थोड़ी लिखता। गाय के 4 पैर होते हैं, मैंने बता दिया आपको। आप कह रहे हो कि सर ऑप्शन के अंदर 3 और 5 दे रखा हो, तो कौन सा सही करना है? नहीं करना। सर ये ट्रायल्स किए हैं हमने पहले, है ना, भगवान ने नहीं बताया कि भेजा, महाराज ने नहीं बताया अपने को। महाराज ने तो बकरी बना के बेच दी, भेड़ बना के बेच दी, हमारे ही चुल मचरी थी। हमने चेक किया कि हाँ एक्स्ट्रा देने से कुछ हो सकता है क्या, तो हमने देखा कि भेड़ के अंदर लैम्बिंग रेट के ऊपर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ओवुलेशन बढ़ रहा है। बकरी के अंदर भी देखा, लेकिन बकरी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो हमने बकरी में नहीं दिया, बात खत्म हो गई बकरी की। भैंस के अंदर भी देखा था, लेकिन भैंस के अंदर कोई असर नहीं पड़ा, भैंस को नहीं दिया हमने। ट्रायल्स करते हैं हम, है ना, एनिमल्स के अंदर, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर ट्रायल्स करके देखते हैं इस चीज को देने से क्या वाकई में फर्क पड़ रहा है कि नहीं फर्क पड़ रहा है। कांकड़े देखे हमने, और चीजें भी देखी, लेकिन पता लगा कि भाई सिर्फ कांकड़े देने से फैट परसेंटेज बढ़ता है। हमने कांकड़े देना शुरू कर दिया, बाकी रोक दिया हमने। तो ऐसे ही कैलकुलेशंस की जाती है। एरर एंड लर्न, गलती करो और सीखो, उस बेस पे काम करती है न्यूट्रिशन। आपको दे दिया मैंने 3 रोटी खिलाने से ज्यादा मोटे हो रहे हो क्या? देखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 रोटी खिला के देखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको 2 ही दूंगा ना, फिर 1 रोटी दूंगा ही क्यों फालतू, रोटी के पैसे लग रहे हैं मेरे। तो ट्रायल्स करके देखते हैं हम एनिमल्स के ऊपर कि क्या ये वाकई में काम करते हैं या नहीं करते। काम करते हैं अगर बकरी के साथ में, तो हम भेड़ के साथ बकरी भी लिखते हैं और यहाँ पर गाय के साथ भैंस भी लिखते हैं। ठीक है ना, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालोगे मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन, जीवन निर्वाह आहार। मेंटेनेंस राशन की डिफाइन हम पहले लिख चुके हैं। संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु शरीर को स्वस्थ रखते हुए जीवित बने रहने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? और मेंटेनेंस राशन से पशु के शरीर भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब डिफाइन तो अपन लिखेंगे नहीं, यहां पर सुन लो, इधर बाद में लिखना। मेंटेनेंस राशन के रूप में हम देते हैं ड्राई मैटर, यानी कि शुष्क पदार्थ। तो 2 तरीके से पूछा जाता है, तो मेंटेनेंस राशन पूछ ले या शुष्क पदार्थ की मात्रा पूछ ले आपसे। कि अगर बात करते हैं तो गाय में, गाय भी कौन सी? देसी गाय। देसी गाय के अंदर 100 किलो शरीर भार पर 2 से 2.5 किलो शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। कितने की? 2 से 2.5 किलो शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। कितने शरीर भार के ऊपर? लेकिन अगर यही बात करते हैं संकर गाय के लिए या फिर भैंस के लिए, ये आपकी हो जाती है 100 किलो शरीर भार पर 2.5 से 3 किलो शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये तो हो गई रेंज की बात। रेंज अगर दे रखी है तो 2 से 2.5 और 2.5 से 3। लेकिन मान लो अगर इन 4 दे रखे हैं आपको, ये चारों ही दे दिए,
किसी एक को चूज करना है तो मैक्सिमम लिमिट को चूज करोगे आप, 2.5 किलो को और 3 किलो को चूज करोगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा कि गाय में शुष्क पदार्थ की आवश्यकता 100 किलो शरीर भार पर कितनी होती है। रेंज पूछ रहा है तो 2 से 2.5 किलो, और भैंस के अंदर, और संकर गाय में, और अगर सिंगल संख्या में देखना हो गाय के लिए कितना, और भैंस के लिए, और संकर गाय के लिए। क्लियर। अब ये शुष्क पदार्थ की जो मात्रा आई है इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन शरीर भार के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मान लो गाय का वजन है 500 किलो। कितना वजन है, हम मैक्सिमम लिमिट के ऊपर चल रहे हैं। 500 किलो शरीर भार के ऊपर कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी, 12.5 किलो मैक्सिमम मान के चल रहे हैं अपन। 12.5 का 2/3 भाग तो दोगे चारा, और 1/3 भाग दोगे दाना, और उस 2/3 भाग का भी 2/3 भाग तो सूखा चारा, और 1/3 भाग हरा चारा। और अगर लेग्यूमिनस फूड रहे तो उस केस के अंदर 3/4 भाग सूखा चारा और 1/4 भाग। इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाएगी। वर्ड काम में लिया है शुष्क पदार्थ। यहाँ पर शुष्क पदार्थ का मतलब है कि नमी को हटाने के पश्चात बचा हुआ पदार्थ। साइलेज खिला रहे हो, 5 किलो खिला रहे हो, लेकिन क्या गाय को 5 किलो मिल रहा है, नहीं। कितना परसेंट मिल रहा है, सिर्फ 30 से 35% ही मिल रहा है। तो 30 से 35% शुष्क पदार्थ के आधार पर ही कैलकुलेशन की जाएगी। क्लियर है। दाने की अगर बात करते हैं, ऊर्जा के लिए दाने की आवश्यकता की अगर बात करते हैं तो 1 किलो दाना देंगे गाय को, और 1.5 किलो दाना देंगे भैंस को। सिर्फ किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस राशन यानी जिंदा बनाए रखने के लिए। नॉर्मली हम दाना देते ही नहीं है, किस पे चलते हैं, सिर्फ चारे के ऊपर। ठीक है, ये पशुपालक को बताना पड़ेगा कि अगर हमारी गाय या भैंस दूध नहीं दे रही है तो उस केस के अंदर भी थोड़ा बहुत बांट तो दे उसको, ताकि उसकी खुद की वृद्धि या ग्रोथ तो हो सके। अब तू ये चाहेगा कि मैं तो दूध दूंगा तो ही बंटा दूंगा वरना नहीं दूंगा, तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी दूध कब देगी, जब वो प्रेग्नेंट होगी या ब्याएगी। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो वो उसको दाना देता नहीं है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक डिजीज हो जाती है, और चूंकि मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी होगी क्योंकि अलग से खनिज लवण भी वो देता नहीं है। ये चीजें बताने के लिए ही आपको न्यूट्रिशन बताया जा रहा है। ये चीजें मम्मी को नहीं पता, आपकी किसी को नहीं पता, बतानी पड़ेगी आपको। लिखो। भैंस के अलावा संकर गाय, बैल आ गया, सांड आ गया, इन सबको भी 1.5 किलो दाना देंगे। ऊपर वाली शुष्क पदार्थ की आवश्यकता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है ये आपको याद रखना है। देसी गाय के लिए 2.5 किलो, और संकर गाय या भैंस के लिए 3 किलो। रेंज की अगर बात करते हैं तो 2 से 2.5 किलो, और संकर गाय या भैंस के अंदर 2.5 से 3 किलो।
में स्प्लेन आएगा और न्यूट्रिशन। अबे अरे न्यूट्रिशन पढ़ लो सर। लैम्प ग्रोथ क्या होता है? कोई नहीं पूछेगा आपसे लैम्प ग्रोथ क्या होता है। किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ शिप, जैसे मान लो हमने ग्रुप बना दिया 50-50 के, 4 ग्रुप बना दिए, और उन 50-50 के ग्रुप से जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होगा और लैम्बिंग शुरू होगी तो उन 50 शीप से कितने लैम्प प्राप्त हो रहे हैं, कितने ग्रुप हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक विशेष ग्रुप से कितने लैम्प प्राप्त हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं लैम्प क्रॉप। कोई नहीं पूछता तुम्हारे से पूछा जाएगा गाय को शुष्क पदार्थ कितना देते हैं 100 किलो शरीर भार पे? 2 से 2.5 किलो, और भैंस के लिए 2.5 से 3। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। ये तो सिर्फ मेंटेन करने के लिए है, लेकिन अगर गाय हमारे को दूध दे रही है तो उसको कौन सा राशन भी देना पड़ेगा? प्रोडक्शन राशन भी देना पड़ेगा। हेडिंग डालो प्रोडक्शन राशन या उत्पादन आहार। सर यदि कैटल सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो तो भी 1 किलो देंगे क्या? क्या देंगे? देखो सुनो, मेंटेनेंस राशन के अंदर जो शुष्क पदार्थ की कैलकुलेशन की जाती है वो इसी प्रकार से की जाती है, और चारे की कैलकुलेशन हमेशा इसी प्रकार से करनी है हमारे को। तो 2/3 भाग इसका चारा और 1/3 भाग दाना। अब जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए आपको चारा देने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर चारा दोगे तो सिर्फ पशु का पेट ही भरेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। हमारे को अब कुछ भी चाहिए, अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी दाना देना है, अगर वो दूध दे रही है तो भी हमारे को दाना देना। क्यों? क्योंकि अब उसको चारे की आवश्यकता नहीं है। चारा तो आप पेट तो आपने मेंटेनेंस राशन से भर दिया, अब उसको चाहिए एनर्जी, और उस एनर्जी के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? दाना। तो ये दाना तो है सिर्फ मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा अब हमारे को अलग से दाना देना पड़ेगा। जैसे अगर गाय हमारी दूध दे रही है तो उसके लिए देना पड़ेगा प्रोडक्शन राशन। हेडिंग डालो सेकंड नंबर पे, प्रोडक्शन राशन। उत्पादन आहार। प्रोडक्शन राशन, उत्पादन आहार। प्रोडक्शन राशन या उत्पादन आहार। प्रोडक्शन राशन या उत्पादन आहार। देखो प्रोडक्शन राशन की अगर बात करते हैं तो उत्पादन के रूप में गाय भैंस हमारे को दूध ही देती है, ऐसा ही है। ठीक है, पहले आपकी बात करते हैं कि आपकी बुक्स क्या कहती हैं। गाय की अगर बात करते हैं तो अगर 10 लीटर तक, कितने लीटर तक दूध अगर देती है ना? दूसरी कंडीशन हो सकती है 10 से 20 लीटर तक दूध देती है। तीसरी कंडीशन हो सकती है 20 लीटर से अधिक अगर दूध देती है तो। ठीक है, अगर 10 लीटर तक दूध दे रही है तो इस गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देंगे। अगर 10 से 20 लीटर दे रही है तो 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देंगे। अगर इसका प्रोडक्शन 20 लीटर से अधिक है तो 2 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देंगे, है ना? तुम्हारी बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए, दोबारा ध्यान रखना। ये तो हो गई आपकी बुक्स की बातें। कैलकुलेशन की जाएगी कि गाय आपका दूध कितना दे रही है। मान लो गाय दूध दे रही है हमारा 15 लीटर, तो 15 के अंदर से शुरुआत वाले 10 लीटर की कैलकुलेशन तो की जाएगी 3 लीटर के आधार पर, और उसके बाद का जो 5 लीटर बचा है उसकी कैलकुलेशन की जाएगी 2.5 लीटर के आधार पर। इस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे दाने की। देखो क्या है, इसको सिर्फ अतिरिक्त दाना देना पड़ेगा। अतिरिक्त दाना इसलिए बोला है क्योंकि थोड़ा सा दाना हम मेंटेनेंस राशन के रूप में पहले दे चुके। ये तो कहती है आपकी बुक्स गोविंद सिंह जी। एनसीईआरटी कहती है, सीधी बात करती है वो कहती है कि अगर गाय है तो 2.5 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो दाना दे दो, और अगर ये भैंस है तो उस केस के अंदर 2 लीटर दूध पर
1 किलो दाना दे दो। इनका ये वाला कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है ना। वो सीधा कहती है कैसी भी गाय हो, कितना भी दूध दे रही हो, कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लो कि अगर 2.5 लीटर दूध देते तो 1 किलो दाना देना है। अगर दूध हमारे पास में 2 लीटर है तो भैंस का, तो उस कंडीशन के अंदर 1 किलो दाना देना है, ठीक है। कैलकुलेशन जो की जाएगी वो 24 घंटे के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर? 24 घंटे। तो मान लो दोनों टाइम को मिला के मान लो 15 लीटर दूध दे रही है ना। तो उस 15 लीटर दूध के हिसाब से गाय को कितना दाना देना पड़ेगा? 6 किलो। और भैंस को 7.5 किलो। तो 6 किलो जो दाना दोगे वो आप 24 घंटे के दौरान दोगे। अब आप चाहो तो 6 किलो का 2-2 करके 3 बार में दे दो, या फिर 3-3 किलो करके 2 बार में दे दो। ये आपकी 6, हमारी कैलकुलेशन ये कहती है। और उसके अलावा आपको याद भी यही रखना है। उगम सिंह जी हमारे किसी काम के, सिंपल सा याद रखोगे बस कि अगर गाय है तो 2.5 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो दाना दोगे, और अगर भैंस है तो 2 लीटर दूध दोगे, ठीक है। क्रॉस ब्रीड कैटल की अगर बात करते हैं, संकर गायों की अगर बात करते हैं, या एचएफ जर्सी की बात करते हैं, तो वो तो 40-40 लीटर तक दूध देती है। तो कैलकुलेशन अगर की जाती है उस केस के अंदर, तो दाने का अमाउंट मान लो गाय से कैलकुलेट करके देख लो आप, तो 2.5 लीटर, 40 लीटर दूध देने वाली गाय को 2.5 लीटर दूध के हिसाब से कितना दाना देना पड़ेगा? 16 किलो। मैथ स्ट्रॉन्ग हो रही है धीरे धीरे तुम्हारी, ठीक है। अगर ये 16 किलो दाना 2 बार में दोगे, 8-8 किलो दोगे, तो उस केस के अंदर गाय के अंदर एसिडोसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। अत्यधिक मात्रा में दाना खाने पर एसिडोसिस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस केस के अंदर फिर दिक्कत हो गई हमारे को। गाय तो हमारा 40 लीटर दूध दे रही है, दाना उसको 16 किलो दे नहीं सकते, तो फिर हमारे पास में दिक्कत हो जाती है कि इस दाने को अगर हम देंगे तो उस केस के अंदर एसिडोसिस हो जाएगा। इस कंडीशन से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं बाईपास प्रोटीन का। किसका? बाईपास प्रोटीन का। ऐसे प्रोटीन का जिसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट तो ज्यादा है, लेकिन ये प्रोटीन का पाचन रूमन में ना होकर ये डायरेक्ट कहां पर होता है? अबोमेजम के अंदर, पाचक एंजाइम्स के द्वारा। रूमन को बाईपास करने के कारण ही ऐसी प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बाईपास प्रोटीन। तो जो दाना आप दे रहे हो उस दाने की क्वांटिटी को तो करो कम, जिसकी वजह से एसिडोसिस ना हो, और उस दाने के अंदर ऐड करो आप ऐसी चीजें जिसके अंदर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो, तब तो आपका काम चल जाएगा, वरना एसिडोसिस हो जाएगा। तो क्रॉस ब्रीड गायों के लिए तो ये वाला काम में लेते हैं अपन, बाईपास प्रोटीन वाला। और नॉर्मली अपन ये वाला कैलकुलेशन याद रखोगे, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो 2.5 लीटर दूध के ऊपर 1 किलो दाना गाय के लिए, और 2 लीटर दूध पर 1 किलो दाना भैंस के लिए। यही आपको याद रखना। इस दाने के अंदर अगर बात करते हैं, तो इस दाने के अंदर 20% तो डीसीपी होनी चाहिए, और 70% इसके अंदर क्या होना चाहिए? टीडीएन होना चाहिए। ये भी याद रखना है हमारे को कि दुधारू गायों को दिए जाने वाले दाने के अंदर 20% तो डीसीपी होती है और 70% टीडीएन होता है। ये भी हमारे को याद रखना है। फटाफट से लिख लो। सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट केटल है तो 1 किलो स्टीमिंग अब्राशन देना है क्या? कितने ही टाइम प्रेग्नेंट हो, हमेशा आपको स्टीमिंग अप के रूप में वही देना है, 1 किलो दाना।
बाईपास प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो बाईपास प्रोटीन का पाचन रुमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा ना होकर अबुमेजम में उपस्थित पाचक एंजाइम्स के द्वारा होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होता है ना। ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं बाईपास प्रोटीन। दूसरा नाम है रूमन एस्केप प्रोटीन। एस्केप का मतलब होता है बचपन, वो बचना। तो रूमन से बचकर जाने वाली प्रोटीन को ही अपन क्या बोलते हैं, बाईपास प्रोटीन। मक्का में सर्वाधिक बाईपास प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए पशुओं के दाने के अंदर, स्पेशली बात करें तो मुर्गियों के दाने के अंदर, वहां पर मक्का का उपयोग ज्यादा किया जाता है। कॉलेज वालों ने उसी में से पढ़ाया है सेकंड ईयर में। तो कॉलेज के अंदर छोड़ो, अब राजूवास के अंदर वो पता नहीं क्यों देते हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आता। राजूवास वालों का जो पेपर आता है ना यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बेसिकली उगम सिंह बेस आता है, तो वो इसलिए कॉलेज तक तो ठीक है। तो कॉलेज के अंदर तो गलत पढ़ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने जुगाड़ किया ही था ना वहां पर तो। लेकिन अब जुगाड़ चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब तो पढ़ना पड़ेगा, सही पढ़ना पड़ेगा। और बुक के रूप में आप उगम सिंह तो कभी नहीं दे सकते, ध्यान रख लेना। क्या रूमन के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा इसका। ऐसा नहीं है कि आप पहले कॉपर सल्फेट दोगे फिर बाईपास प्रोटीन दोगे, जाएगी तो ये रूमन के अंदर ही, लेकिन रूमन के बैक्टीरिया इसके ऊपर काम ही नहीं कर पाएंगे। काम करेंगे क्या, कुछ प्रोटीन्स वैसे होती है जिनको ऊपर नहीं कर पाते। क्रिएटिन खा लो आप, है तो प्रोटीन, लेकिन पाचक एंजाइम भी काम नहीं कर पाते। प्रोसेस्ड प्रोटीन होते हैं बेसिकली इनके अंदर, ज्यादातर प्रोसेसिंग हमने कर रखी है जिसकी वजह से रोमन के बैक्टीरिया काम नहीं कर पाए। प्राकृतिक रूप से मक्का में ये सर्वाधिक होती है। बाईपास प्रोटीन लिखना नोट डाल के। लिख लिया। ये प्रोडक्शन राशन हो गया। दूध दे रही थी, 3-4 महीने बाद में हीट में आई, हीट में आने पर आपने यही कर दिया, नेचुरल सर्विस करवा ली, गाय हमारी हो गई प्रेग्नेंट। क्या हो गई, प्रेग्नेंट। इसके लिए हमारे को अलग से राशन देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं गेस्टेशन राशन, ग्याबिन का आहार। हेडिंग डालोगे गेस्टेशन राशन या ग्याबिन का आहार। लिख लिया सबने। तीसरे नंबर पे लिखोगे ग्याबिन का आहार। गेस्टेशन राशन। छह माह से अधिक गर्भवती गाय या हीफर 1 किलो दाना और भैंस को 1.5 किलो दाना अतिरिक्त देते हैं। किसके अतिरिक्त देना है हमारे को, मेंटेनेंस राशन, प्रोडक्शन राशन, और उसके अलावा आपको ऐड करना पड़ेगा ये गेस्टेशन राशन। गर्भवती गाय के लिए और हीफर के लिए तो कितना रहेगा, और भैंस के लिए 1.5 किलो। कितने माह से अधिक गर्भवती होनी चाहिए। आहार में 2% खनिज लवण, तथा 1% नमक मिलाना चाहिए। आपको पता है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो ओसिफिकेशन भी होगा, अस्थियों का निर्माण भी होगा, और अस्थियों का निर्माण करने के लिए इसको मिनरल्स की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ेगी। उस केस के अंदर आपको 2% खनिज लवण और 1% नमक भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर अगर 30 दिन और 60 दिन पहले ब्याने से, यानी कि जैसे 9 महीने में ब्यारी है तो 8वें महीने के अंदर और 7वें महीने के अंदर एक एक बार विटामिन ई का इंजेक्शन भी लगा देते हो, उस केस के अंदर इसके अंदर मेस्टाइटिस रोग होने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा।
ये नॉलेज के लिए, आपके लिए पूछा क्या जाएगा कि 6 माह से अधिक गर्भवती गाय या बच्चा को गेस्टेशन राशन के रूप में कितना दाना देते हैं, और भैंस को कितना प्रतिशत खनिज लवण और 1%। कहीं पे कुछ भी पूछ ले, किसी भी राशन से पूछ ले, हमेशा 2% पे टिके रहना कि भाई 2% तो खनिज लवण देना है, 1% क्या देना है, नमक देना है हमारे। ठीक है ना, प्रतिशत के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी राशन आ जाओ। लिखो। सर अब थोड़ा सा सिलेक्शन के बारे में भी बता दो, कैसे पढ़े सर। पढ़ने के बारे में मैं कभी कुछ नहीं बताता, उसका रीजन ये है कि आप सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग है। जिस तरीके के अंदर आप कंफर्टेबल हो उस तरीके के अंदर पढ़ो। आप 5 घंटे बैठ सकते हो तो 5 घंटे बैठ जाओ, आप आधे आधे घंटे बैठ सकते हो तो आधे घंटे बैठ जाओ, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। सोशल मीडिया और मोबाइल, इन दोनों से जितनी दूरी बनाओगे उतना सिलेक्शन के नजदीक जाते जाओ। ठीक है ना, मेरे को पता है ये नहीं मानने वाले तुम, ये नहीं पॉसिबल नहीं, तुम्हारी जान निकल जाएगी, सांस नहीं आएगी तुम्हारे को। अच्छा, क्या फोड़ोगे मोबाइल को? जिसने यस बोला वो बताओ, हाथ खड़े करो। नहीं रे नहीं, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम मोबाइल नहीं छोड़ो। शमशान के अंदर साथ लेके जाओगे। प्रेग्नेंट एनिमल थी, जैसे ही इसने अपना गेस्टेशन पीरियड पूरा किया, गर्भकाल पूरा किया, उसके बाद में ये ब्याह गई, और ब्याने के बाद में क्या गया, बच्चा। चौथे नंबर पे लिखो नवजात बछड़े का पोषण। चौथे नंबर पे लिखोगे नवजात बछड़े का पोषण। नवजात बछड़े का पोषण। एलपीएम के अंदर पढ़ेंगे अपन दूध, मिल्क के बारे में, और मिल्क को डिफाइन करेंगे कि स्वस्थ मादा पशु का अयन से वत्स जनन यानी काविंग के 5 दिन पश्चात और काविंग से 15 दिन पहले जो तरल लैक्टिल क्षरण प्राप्त होता है उसको बोलते हैं दूध। डिफाइन के अंदर 20 दिन का गैप दिया गया है कि गाय के ब्याने से 15 दिन पहले और 5 दिन बाद जो हमारे को अडर यानी अयन से प्राप्त होता है उसको तो बोलते हैं दूध। लेकिन जो 20 दिन का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जो कुछ भी मिलेगा उसको दूध नहीं बोलेंगे। अरे पहले किस निकाल लोगे क्या? ठीक है ना। फिर अपन पढ़ेंगे कोलेस्ट्रम या खीस। हम कहेंगे वत्स जनन के पश्चात प्राप्त होने वाला विशेष स्राव यानी विशेष सिक्रेशन जो रासायनिक तथा भौतिक गुणों में दूध से भिन्न होता है और जिसको गर्म करने पर फट जाता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम या खीस। तो जब बच्चा पैदा होगा तो दूध पिएगा या खीस पिएगा? ठीक है। जैसे पाचन तंत्र पढ़े थे तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि जब से आपका डिप्लोमा हुआ है तब से एनाटॉमी के अंदर पाचन तंत्र से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया कि सत्यामाशय किसे कहते हैं, है ना। आने वाले 2000 साल बाद में पूछा जाएगा ये, तो वैसे ही आपसे आने वाले 2000 साल बाद तक ये पूछा जाएगा कि नवजात बछड़े को उसके शरीर भार का उसके शरीर भार का 10% या 1/10 भाग कोलेस्ट्रॉल या खीस पिलाते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर इम्यूनिटी पढ़ी है क्या आपने? कौन से प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करती है?
मैंने इम्यूनिटी बोला है, एंटीबॉडी नहीं बोला। डटो डटो डटो, अरे डटो थोड़ा सा। हाँ बोलो सर। हाँ, प्राकृतिक, निष्क्रिय और उपार्जित। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करती है? प्राकृतिक निष्क्रिय। प्राकृतिक निष्क्रिय इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए इसके अंदर पाई जाती है एंटीबॉडी। कौन सी वाली पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कोलेस्ट्रम की अगर बात करते हैं थोड़ी सी, तो कोलेस्ट्रम के अंदर 14.9%, लगभग 15% क्या पाई जाती है? प्रोटीन। प्रोटीन पाई जाती है। पता नहीं क्यों डाटा वैकेंसी टू वैकेंसी वरी कर जाते हैं। परिचय के अंदर मैंने यहीं पे लिखवाया है कि कोलेस्ट्रम में खीस में 17% प्रोटीन पाई जाती है, 16% गाय के अंदर, 21% भैंस के अंदर। आप नहीं, परिचय नहीं, अपन क्या है? एलएस। अपन सही पढ़ेंगे। कितना परसेंट? लगभग 15%, 14.9%, जिसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? बाकी संगठन की बातें अपन एलपीएम के अंदर करेंगे भाई, कोलेस्ट्रम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। नवजात बछड़े की अगर बात करते हैं तो बछड़े को 3 सप्ताह की उम्र तक, 3 सप्ताह तक 1/10 भाग, 4th वीक में 1/15 भाग, और 5th सप्ताह से 1/20 भाग क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। एक टर्म काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं वीनिंग। क्या बोलते हैं? वीनिंग क्या होती है? नवजात बछड़े को मां से अलग रखकर पालना। क्या कहलाता है? अलग अलग पशुओं में वीनिंग क्या है, अलग अलग होती है, इसकी बात अपन अलग एलपीएम के अंदर कर लेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। अब जब बछड़े को मां से अलग रखकर पाल रहे हो तो दूध तो पिलाना ही, दूध ही पिलाना होता तो गाय के साथ रख के पाल लेते भाई। अगर इसको दूध ही पिलाना होता तो गाय के साथ रख के पाल लेते। अब इतनी मेहनत क्यों करोगे? आपके गाय का दूध निकालेंगे और फिर इसको बोतल से भी पिलाएंगे, पिलाओगे क्या? नहीं। विनिंग अगर आप कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको उपयोग करना पड़ेगा मिल्क रिप्लेसर का। नाम से पता लग रहा है किसको रिप्लेस करेगा? मिल्क। मिल्क रिप्लेसर की अगर बात करते हैं तो विभिन्न पदार्थों का सूखा पाउडर नुमा मिश्रण होता है। सूखा पाउडर नुमा मिश्रण होता है जिसे गर्म पानी, गर्म पानी का मतलब उबलता हुआ पानी नहीं है, सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड हल्का सा नवाया पानी, गर्म पानी के साथ 1:9 में घोलकर बछड़े को पिलाते हैं। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू या इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू दूध के समान होती है। किसके समान होती है? दूध अगर पिला रहे हो तो दूध का मूल्य है आज के टाइम पे 65 से 70 रुपए लीटर। मिल्क रिप्लेसर को बनाने के अंदर खर्चा आता है हमारा 25 से 30 रुपए लीटर। बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो तो सेफ है। न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वो दूध के समान होने के कारण बछड़े को सारे के सारे पोषक तत्व इस मिल्क रिप्लेसर के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे, उस टाइम पे काम में ले लेंगे। ठीक है, तो नवजात बछड़े के लिए बुक्स में दे रखा है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि नवजात बछड़े को उसके कितने शरीर भार का कोलेस्ट्रॉल में खींच पिलाते हैं। यहीं तक है अपना काम, लिखना शुरू करो उसके अंदर।
नवजात बछड़े का पोषण लिखो। नवजात बछड़े को उसके कुल शरीर भार का, नवजात बछड़े को उसके कुल शरीर भार का, नवजात बछड़े को उसके कुल शरीर भार का, नवजात बछड़े को उसके कुल शरीर भार का 10% या 1/10 भाग, नवजात बछड़े को उसके कुल शरीर भार का 10% या 1/10 भाग कोलेस्ट्रम या खीस पिलाते हैं। कोलेस्ट्रम या खीस पिलाते हैं, कोलेस्ट्रम या खीस पिलाते हैं। नोट डाल के लिखो। कोलेस्ट्रम बछड़े को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। कोलेस्ट्रम बछड़े को, कोलेस्ट्रम बछड़े को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट को नोट डाल के। कोलेस्ट्रम में आईजीजी, कोलेस्ट्रम में आईजीजी, ध्यान रखना ये पशुओं के अंदर है। मानव में अगर बात करते हैं तो मानव के अंदर पाई जाती है आईजीए। देखो कोलेस्ट्रम में आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है। कोलेस्ट्रम में आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है। कोलेस्ट्रम में आईजीजी एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो मानव के कोलेस्ट्रम में आईजीए, ब्रैकेट में लिखो मानव के कोलेस्ट्रम में आईजीए, मानव के कोलेस्ट्रम में आईजीए, मानव के कोलेस्ट्रम में आईजीए। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोलेस्ट्रम में 14.9%, लगभग 15% प्रोटीन पाई जाती है। कोलेस्ट्रम में लगभग 14.9%, %14.9% या 15% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नवजात बछड़े को प्रथम 3 सप्ताह तक, नवजात बछड़े को नवजात बछड़े को प्रथम 3 सप्ताह तक शरीर भार का 1/10 भाग, शरीर भार का 1/10 भाग, एक बटा 10 भाग, कोमा चतुर्थ सप्ताह में, 4th वीक में, चतुर्थ सप्ताह में 1/15 भाग, तथा 5th वीक से, 5वें सप्ताह से, तथा 5th वीक से 1/20 भाग दूध पिलाना चाहिए। 1/20 भाग दूध पिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। अच्छा, बछड़े को मां से अलग रखकर पालना तो वीनिंग कहलाता है, मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? सकलिंग। सही है क्या? सही है क्या? सकलिंग का मतलब तो दूध पीना होता है बस, इसको ना काफ एट फूड। रहने तो तुम्हारे काम का नहीं है। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो नवजात बछड़े को मां से अलग रखकर पालना,
नवजात बछड़े को मां से अलग रखकर पालना। नवजात बछड़े को मां से अलग रखकर पालना वीनिंग कहलाता है। नवजात बछड़े को मां से अलग रखकर पालना वीनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मां के साथ रखकर पालना। काफ एट फूट। अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो सकलिंग कहलाता है। प्रायोरिटी किसको देनी है? काफ एट फूट। मां के साथ रखकर पालना काफ एट फूट या सकलिंग कहलाता है। अगर ऑप्शन में सकलिंग नहीं दे रखा होगा तो ही काफ, अगर ऑप्शन में काफ एट फूट दे रखा है तो काफ एट फूट ही करना, फिर सकलिंग मत कर देना। दिक्कत यहां तक? काफ एट फूट या सकलिंग कहलाता है। हेडिंग डालो मिल्क रिप्लेसर। मिल्क रिप्लेसर। मिल्क रिप्लेसर। प्रोटीन पूछी जाती है भाई, कितनी होती है? 20 से 22%। नए वाले पूछ रहे भाई, कोलेस्ट्रॉल फट क्यों जाता है गर्म करने पर? लैक्टोग्लोबुलिन्स की अधिक मात्रा होने के कारण कोलेस्ट्रॉल फट जाता है। दूध के अंदर इसकी मात्रा कम होती है, इसलिए कम या अनुपस्थित होता है, इसलिए दूध फटता नहीं। बिल्कुल 3.5%। देखिए छोटे बच्चों के अंदर देखा होगा आजकल सेरेलैक वगैरह खिलाते हैं, सेरेलैक जैसा उसको बोलते हैं काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर 10 दिन की उम्र से
4 माह की आयु तक। खिलाया जाता है। ध्यान रखो कि मिल्क रिप्लेसर को पिलाएंगे और काफ स्टार्टर को खिलाएंगे, ये बेसिक डिफरेंस है। डीसीपी की अगर बात करते हैं तो ये 18 से 20% होती है, और टीडीएन की अगर बात करते हैं तो ये 75 से 80%। इसके अंदर काफ स्टार्टर के अंदर। सर आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाते हैं? बनाना है क्या? कोई नहीं पूछता तुम्हारे से। बनाना है? बनाना है तो कुछ नहीं करना, गर्म पानी लेना है, उसके अंदर दूध मिलाना है, थोड़ा सा दूध मिलाने के बाद में अंडा मिलाना है, अंडे का पीला भाग योक मिलाना है, योक के साथ में कैस्टर ऑयल मिलाना है, कैस्टर ऑयल मिलाने के बाद में सबको मिक्स करना है और बछड़े को पिला देना है। नहीं बनाना आपको, रहने दो, तुम नहीं बनाएंगे। बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं इसलिए बता दिए। बाकी क्वेश्चन आपसे यही पूछाएगा कि नवजात बछड़े को उसके कुल शरीर भार का कितना % कोलेस्ट्रॉल में केस पिलाते हैं। क्या बायोलॉजिकल वैल्यू, यानी कि दूध के समान ही ऊर्जा उस मिल्क रिप्लेसर से प्राप्त होगी। ठीक है, नवजात बछड़े को पिला दिया, पिला दिया तो बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, पिलाना तो उतना ही है, मेल फीमेल का फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, बछड़ी बड़ी हो रही है हमारी, बड़ी होके वो क्या बन गई? हीफर। क्या बन गई? हीफर। नेक्स्ट लिखो हीफर का पोषण। हीफर का पोषण। हीफर की अगर बात करते हैं तो 2.5 से 3 किलो शुष्क पदार्थ 100 किलो शरीर भार के आधार पर देते हैं। दाने की अगर बात करते हैं तो गाय की हीफर को तो देते हैं 1 किलो दाना, और भैंस की हीफर को देते हैं 1.5 किलो दाना। मेंटेनेंस राशन के अलावा देते हैं। प्यूबर्टी एज पढ़ेंगे अलग अलग पशुओं के अंदर अपन एलपीएम के अंदर। हम कहेंगे कि क्रॉस ब्रीड कैटल के अंदर ये आयु रहती है 18 महीने, देसी गाय के अंदर रहती है 24 महीने, और भैंस के अंदर होती है 30 महीने, यानी कि जब फर्स्ट टाइम हीट के अंदर आ जाती है वो। ठीक है, हीट के अंदर आने के अंदर आयु से ज्यादा उसके शरीर भार का ज्यादा रोल होता है ना। शरीर भार 250 से 270, 250 से 270 किलो होने पर हीट में आ जाएगी, चाहे आयु हो चाहे नहीं हो। अगर वजन अगर पहले बढ़ गया, 18 महीने से पहले अगर वजन बढ़ गया तो उस टाइम पे हीट में आ जाएगी, और अगर ये वजन अगर 3 साल की एज के अंदर बढ़ रहा है तो वो 3 साल के अंदर ही एज में आएगी। तो उस वेट को उस वजन को मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस राशन के अलावा गाय की हीफर को 1 किलो दाना और भैंस की हीफर को 1.5 किलो दाना, ये हमारे को अलग से देना है मेंटेनेंस राशन के अलावा। ड्राई मैटर की कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं तो 2.5 से 3 किलो ड्राई मैटर हमारे को देना है मेंटेन करने के लिए। अगर खनिज लवणों की बात करें कितने % देना है, और नमक कितना देते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिखो। एक बटा 10 का मतलब 10% होता है।
सर आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रम बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी बच्चे की मां जन्म देने के बाद तुरंत मर गई हो तो। एक ही गाय थोड़ी हमारे पास में, बहुत सारी गायें हैं, दूसरी से पिला देंगे। नहीं बनाऊ, मैं तो नहीं बनाऊ। वह बच्चा जिसकी मां जन्म देने के तुरंत बाद में मर गई हो, ऐसे काफ को बोलते हैं ऑर्फन काफ। क्या बोलते हैं? यही बता रही थी ना तो उसको, ठीक है ना। ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है। तो जानवरों के अंदर बाप से तो मतलब ही नहीं होता हमारे को। किससे मतलब होता है? पालने का काम माँ ही करेगी हमेशा, ध्यान रखना। ये हिफर हो गई क्या? ड्राई मैटर की अगर कैलकुलेशन करनी है तो 2.5 से 3 किलो के आधार पर करेंगे, है ना। 100 किलो की हिपर होगी तो 2.5 से 3 किलो, 200 किलो की होगी तो भी 2.5 से 3 किलो। लेकिन अगर पिछला मेंटेनेंस राशन के हिसाब से कैलकुलेशन करो, अगर आप उस केस के अंदर, आपको उस मेंटेनेंस राशन के अलावा, यानी कि उस दाने के अलावा 1 किलो दाना गाय की हिपर को और भैंस की हिपर को 1.5 किलो दाना अलग से देना पड़ेगा आपको। और दाने के साथ में 2% खनिज लवण और 1% नमक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो फीमेल काफ था जो हीपर बन गई। मेल काफ क्या बन गया? सांड। देखो सांड का आहार, सांड का आहार। सांड का काम रहेगा प्रजनन करने का। प्रजनन के लिए 2 से 3 किलो दाना अतिरिक्त देते हैं। कोई नहीं पूछता आपसे, लिख लो लेकिन फिर भी। हेडिंग डालो भेड़ का आहार। भेड़ 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 का आहार। भेड़ का आहार लिखो इसके अंदर। भेड़ को कुल शरीर भार का, लिखो भेड़ को कुल शरीर भार का, भेड़ को कुल शरीर भार का, भेड़ को कुल शरीर भार का, कुल शरीर भार का 4% शुष्क पदार्थ देना चाहिए। भेड़ को कुल शरीर भार का, भेड़ को कुल शरीर भार का 4% शुष्क पदार्थ देना चाहिए, ठीक है। भेड़ से हमारे को क्या मिलती है? और ऊन के अंदर क्या पाया जाता है? कितना परसेंट? नेक्स्ट लिखो। ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों के आहार में, ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों के आहार में, ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों के आहार में, ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों के आहार में 10% प्रोटीन होना आवश्यक है। ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों के आहार में 10% प्रोटीन होना आवश्यक है। 10% प्रोटीन होना आवश्यक है, जिसमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, जिसमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, जिसमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? मेथेनिन और सिस्टीन, मेथेनिन तथा सिस्टीन का होना आवश्यक है। मेथेनिन तथा सिस्टीन का होना आवश्यक है। मेथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, मेथियोनिन तथा सिस्टीन का होना आवश्यक है।
मेथियोनिन तथा सिस्टीन का होना आवश्यक है। तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल पहले लिख चुके हैं, है ना। फ्लशिंग के लिए 200 से 250 ग्राम दाना अपन देंगे, वो अपन पहले लिख चुके हैं। पेड़ के बाद में लिखो बकरियों का आहार। बकरियों का आहार, बकरियों का आहार। बकरियों का आहार लिखो। दुधारू बकरी को, दुधारू बकरी को, दुधारू बकरी को शरीर भार का 5 से 7%, दुधारू बकरी को शरीर भार का 5 से 7% शुष्क पदार्थ आवश्यक होता है। दुधारू बकरी को शरीर भार का 5 से 7% शुष्क पदार्थ आवश्यक होता है। शरीर भार का 5 से 7% शुष्क पदार्थ आवश्यक होता है। जबकि मीट बकरी को, यानी कि ऐसी बकरी जिसको हम सिर्फ मीट उत्पादन के लिए पालना चाह रहे हैं, जबकि मीट बकरी को 3 से 4% शुष्क पदार्थ आवश्यक होता है। मीट बकरी को 3 से 4% शुष्क पदार्थ आवश्यक होता है। मीट बकरी को 3 से 4% शुष्क पदार्थ आवश्यक होता है। मीट बकरी को 3 से 4% शुष्क पदार्थ आवश्यक होता है। ठीक है। तो भेड़ बकरी के आहार से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन भेड़ के आहार के अंदर 10% प्रोटीन और वो भी सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के साथ में देना आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि भेड़ की ऊन के अंदर कितने प्रतिशत सल्फर पाई जाती है? दिक्कत यहां तक? आहार वाली बातें हमारी यहाँ पर होती है।